उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन सफल हुआ। आज सुबह हिंसक हुआ आंदोलन शाम ढलते ढलते एक परिणाम तक पहुंच गया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया। छात्रों की इस जीत की बैक स्टोरी क्या है, आज के लल्लन टॉप शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिर चलेंगे राजस्थान, जहां एक निर्दलीय विधायक प्रत्याशी ने कल एसडीएम को थप्पड़ मारा और जब आज पुलिस नेता को अरेस्ट करने पहुंची तो टोंक जिले में हिंसा भड़क उठी। क्या है पूरा मामला और कैसे ये भड़की हिंसा, इस पर बात होगी और फिर रुख करेंगे सुर्खियों का। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by itel, Sensodyne K and Higher। और बड़ी खबर पर आने के पहले जरूरी सूचना कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सज रहा है लल्लन टॉप अड्डा। तारीख आप लिख लीजिए 22, 23, 24 नवंबर को, और तीनों दिन आने के लिए चाहिए होगा आपको एक ही पास से तीनों दिन। पास आने के लिए, पास पाने के लिए thelallanTop.com पर जाइए। सामने आपको एक बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसकी एक फीस है, उसको चुका करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर पहुंच जाइए लल्लन टॉप अड्डे पर, जहां ढेर सारे मेहमान होंगे, लल्लन टॉप की पूरी टीम होगी, पूरा परिवार होगा। तो आइए वहीं पर आपसे मुलाकात करते हैं, थोड़ी मौज करते हैं। अब बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के सामने अपने कदम वापस खींच लिए। आयोग ने घोषणा की कि 2 दिन और 2 पालियों में होने वाली कंबाइंड स्टेट सीनियर सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्रीलिम्स यानी पीसीएस की परीक्षा अब 1 दिन और 1 पाली में ही होगी। साथ ही आयोग ने रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर आरओ एग्जाम जिसको बोलते हैं, उसकी परीक्षा को स्थगित करने का ऐलान किया और कहा कि पुनर्परीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाएगा। समिति सभी पक्षों से बात करेगी, सभी पहलुओं पर विचार करेगी और आखिर में पुनर्परीक्षा के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। सुनते हैं ग्राउंड पर मौजूद, प्रयागराज में मौजूद हमारे साथी रजत को, जो इस नए आदेश के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। 4 दिन की मेहनत रंग लाई। जो छात्र लगातार 4 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दरवाजे के बाहर बैठे अपनी मांगों के बारे में कह रहे थे, उनकी मांगें पूरी हुई। हालांकि उनका कहना है कि आदेश आधा अधूरा है। ये भी आरोप लग रहा है कि ये ब्रिटिश राज की तरह डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला है, क्योंकि फैसला ऐसा आया है कि आयोग की तरफ से सचिव ने कहा कि यूपी पीसीएस जैसे पहले होता था, जो पहले निर्धारित प्रक्रिया थी कि 1 दिन में 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, जो छात्र भी मांग कर रहे थे वो मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन आरओ पर कोई निर्धारित फैसला नहीं आया है। आयोग की ओर से कहा जा रहा है एक समिति बनाएंगे जिसके बाद इस पर फैसला आएगा। छात्रों का आरोप है कि ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है कि यूपी पीसीएस के छात्रों को ये लॉलीपॉप दे दिया गया है, ऐसा छात्रों का कहना है, जिससे यूपी पीसीएस वाली छात्र जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने वापस लौट जाएं, अपने कमरे लौट जाएं, अपनी लाइब्रेरी लौट जाएं और आरओ वाले यहाँ बैठे रह जाएं, जिससे प्रोटेस्ट कमज़ोर होगा, ऐसा आरोप छात्र लगा रहे हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि हम समिति बनाएंगे और छात्रों के हित में फैसला करेंगे। छात्र नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं अभी हम आधे फैसले से नहीं मानेंगे और यहाँ हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम भी यहाँ मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की, प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी से बात हो नहीं पाई है। कोशिश जारी है, बात हो जाएगी तो वो भी आपको बताएंगे कि उनका इसके पीछे तर्क क्या है, क्योंकि अभी तक डेट का निस्तारण नहीं हुआ है कि जो दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, आपको बता दें, लेकिन अभी डेट नहीं निर्धारित हुई है किन डेटों पे ये एग्ज़ाम होगा। तो छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि डेट का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि तैयारी करने के लिए मुकम्मल समय चाहिए होगा, क्योंकि बहुत समय, कुछ दिन यहाँ पे बर्बाद हो गए, कुछ दिन इसकी तैयारी करने में बर्बाद हो गए। तो ये देखना होगा कि आयोग की तरफ से जो नया फरमान आता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम कब होता है, आरओ पर फैसला क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। फैसला आने के बाद आयोग के सचिव अशोक कुमार छात्रों से मिलने पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति 1 दिवस में कराया समीक्षा, इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, भूधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
लेकिन ये जीत यूं ही नहीं मिली है छात्रों को। इस जीत तक पहुंचने के लिए छात्रों को 4 दिनों तक प्रोटेस्ट करना पड़ा। 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से ही छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भवन को घेर कर बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि आयोग ने जो आरओ, एआरओ और पीसीएस की परीक्षाओं को एकाधिक पालियों में कराने और नॉर्मलाइजेशन की मदद से छात्रों के मूल्यांकन का जो फॉर्मूला बताया है उसे वापस लिया जाए और परीक्षा हमेशा की तरह एक ही पाली में कराई जाए। छात्रों की शंकाएं क्या थी, सरकार ने यह फैसला क्यों किया, इस पर हमने पूर्व में ललन टॉप शो में विस्तार से बताया है। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन आज 14 नवंबर को उग्र हो गया। प्रयागराज से तस्वीरें आई। पुलिस ने आयोग के भवन के पास बैठे छात्रों को खदेड़कर दूर भगाने की कोशिश की। छात्र हटे तो पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। एक बैरिकेड तो पहले से ही लगा हुआ था, पुलिस ने एक और लेयर उसमें जोड़ दी ताकि छात्र आयोग के गेट तक ना पहुंच सके। दृश्य आए कि बैरिकेड के एक तरफ नाराज छात्र आयोग की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी ओर से पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। गतिरोध कुछ ही देर चल पाया क्योंकि कुछ ही देर में छात्रों ने उस बैरिकेड को तोड़ दिया। इल्जाम थे कि पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। हुजूम वापस आयोग के गेट पर पहुंच गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर हाथापाई और मारपीट के भी आरोप लगाए। पुलिस ने जो डबल बैरिकेडिंग कर दी थी, लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी कुछ देर पहले छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया है और वो आप सामने देख सकते हैं सारे बैरिकेड्स ऑलमोस्ट टूट चुके हैं और वो लोग आगे निकल गए हैं जहां पे वो बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे थे। क्या हुआ है? ये मेरा पूरा कपड़ा फाड़ा गया है। यहाँ अपने अधिकार मांगने आए हैं, ये पूरा कपड़ा मेरा पूरा फाड़ा गया है। यहाँ पे मारा गया है मुझे, इतना ज्यादा सब चीज किया केवल अपने हक के लिए मांगने के लिए, शांति तरीके से करने के लिए। आज 4-5 दिन हो गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, एक भी सुनने वाले। सुबह एक देख लीजिए पीछे मारे, डंडा मारे, पीछे देख लीजिए आप लोग आके देख लीजिए। बिल्कुल वहीं पुलिस की अन्य कार्रवाइयों की भी चर्चा हुई। 13 नवंबर की देर रात खबरें आई कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया है। 13 नवंबर की रात एक बार फिर प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा आयोग भवन पहुंचे। फिर से स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की। 20 मिनट दे दीजिए, 20 मिनट तो आप लोग दे सकते हैं, कम से कम मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पे आप दे सकते हैं। हम आपके साथ खड़े होने को तैयार है उसमें। और एक बार आप जो मैंने कहा कि भाई आपसे हम ये नहीं कहने आए कि आपको औचित्य समझाने जा रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या प्रक्रिया है या उसके बाद में क्या है। डीएम साहब जो कह रहे हैं इतना ही अनुरोध कर रहे हैं कि आप 15 मिनट दीजिए। उसका मतलब ये थोड़ा है कि जबरदस्ती कोई चीज आप मान लीजिए। आपको अगर जो डिस्कशन होगा, जो विचार विमर्श होगा, नहीं पसंद आएगा तो आप वापिस आके कह देना कि हमें नहीं पसंद है। लेकिन अगर आप कहेंगे हम 15 मिनट वार्ता भी नहीं करना चाहते तो क्या उसका उद्देश्य है कि आप हल नहीं निकालना चाहते? एक सवाल है, छात्र इसलिए डरे हुए हैं कि इनका आरोप है कि अगर डेलीगेशन में कोई शख्स जाता है तो उसे टारगेट किया जाता है, ऐसा छात्रों का आरोप है। तो वो क्लियरिफाई नहीं किया जाएगा। डेलीगेशन का मतलब है कि जो डेलीगेशन में आया वो हमारा सहयोग कर रहा है। जो 3 दिन से हम चाह रहे हैं, 3 दिन से हम चाह रहे हैं कि संवाद स्थापित हो। अगर कोई डेलीगेशन में आता है, 5 आए, 10 आए, 20 आ जाए, अगर कोई डेलीगेशन में आता है तो हम ये मानेंगे कि आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम ये नहीं मानेंगे कि आपको हमें टारगेट करना है। और अगर उसको हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो वो स्वतंत्र रूप से वापस जाए और बाकी लोगों से अपना डिस्कस करे और बाकी लोगों को बताए कि उसको हमारी बात पसंद नहीं आई। छात्रों ने पुलिस पर विकलांग छात्रों से भी बदसलूकी के आरोप लगाए और एक छात्रा का केस वायरल हुआ। जब पुलिस ने छात्रों को घसीटकर अरेस्ट करने की कार्रवाई की तो वहां मौजूद एक विकलांग छात्रा जमीन पर गिर गई। पुलिस पर इल्जाम है कि उन्होंने विकलांग छात्रा को रौंदकर बाकी छात्रों को अरेस्ट कर लिया। अपना राष्ट्रगान वगैरह ख़त्म किया, फिर अपने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करने के बाद इनकी फोर्स बढ़ी। इनकी फोर्स बढ़ने के बाद जो हमारे सहयोगी जो भैया थे, हम लोगों का ध्यान रखते थे, खाने से लेके पीने से लेके हम लोगों का ध्यान रखते थे। उनको खींच के पुलिस वाले मतलब लेके जा रहे थे तो हम लोगों ने सपोर्ट किया। सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो वो उन लोगों ने क्या किया, हम लोग मतलब हम लोगों ने क्या किया कि इनको बचाने के लिए हम लोगों ने इनको पकड़ लिया था। लेकिन क्या हुआ कि कोई महिला पुलिस नहीं थी। हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर पुलिस वाले पूरा चल के गए। आपके ऊपर पुलिस वाले चल के गए? वो वर्दी वाले थे? हमने उनका सिविल वर्दी में भी थे, सिविल में भी थे, दोनों जन। हमने उनसे कहा कि
मेरी फ्रेंड डिसेबल है, प्लीज आप इनसे दूर रहिए। उन्होंने नहीं को चलने में दिक्कत होती है। हाँ जी, वो उन्होंने क्या किया, उसका डंडा भी लेके चले गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज वो डिसेबल है, आप लोग समझिए। डंडा लेकर चले गए उनका। बैसाखी दूर फेंक दी, बैसाखी जो इनकी थी, जो डंडा था उन्होंने वहाँ तक फेंक दिया। इनको भी घसीटा है, साथ में गर्ल्स को भी घसीटा गया। देख लीजिए, पैंट देखिए, पैंट देखिए। उन सर का नाम भी जानते हैं हम। किसका क्या? उन सर का नाम भी जानते हैं, लेकिन लेंगे नहीं। छात्रों ने पुलिस पर यह भी इल्जाम लगाया कि प्रोटेस्ट साइट पर आने वाले छात्रों से उनका नाम और आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा था। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि आधार कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस छात्रों के घर वालों को धमकी दे रही थी। मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मेरे घर में जाके पुलिस गई है। मेरे भैया आज गई, अभी इंस्पेक्टर कर्नलगंज ने पूरा लिस्ट दिखाई हमको। पुलिस छात्रों को सुनिए, उठाने प्रयागराज पुलिस के उसमें सोचिए, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मेरे जिले में रीवा जिले का निवासी हूँ, सुहागी थाना है, वो वहाँ का थाना अध्यक्ष मेरे घर में जाता है, मेरे परिवार को धमकाता है कि अपने बेटे को बुला लीजिए, आप लोग आंदोलन ना करें, नहीं तो हम आप पूरे परिवार को उसको जेल में डाल देंगे। आप सोचिए, इस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश पुलिस का है। एक प्रकार से छात्रों की आवाज़ को दबाने की साजिश है, सिर्फ इसलिए कि हम छात्रों की वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कोई वो नहीं है, हम कोई गुंडे अपराधी नहीं। हमने ग्राउंड पर मौजूद अपने साथी रजत से पूछा कि पुलिस की कार्रवाई की खबरों और वीडियो में कितनी सच्चाई है और पुलिस की कार्रवाई किस स्तर की दिखाई दे रही है। 14 नवंबर की आपको पुलिसिया कार्रवाई का ब्यौरा भी दे देते हैं। आज 14 नवंबर है, प्रदर्शन का चौथा दिन है। छात्र आंदोलित थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो छात्र नाराज़ थे क्योंकि बाहर बैरिकेटिंग लगा दी गई थी। डबल बैरिकेटिंग थी। पहली बैरिकेटिंग के पीछे पुलिस शील्ड बनाई गई थी और उसके पीछे एक और बैरिकेटिंग थी। छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा था, छात्र वहीं इकट्ठा हो गए थे। छात्रों का आरोप था कि कल नहीं कहेंगे, आज सुबह कहेंगे। सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास उनके कुछ साथियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया, उन्हें ले गया गया। आरोप ये भी लगा कि गौरी नाम की लड़की जो वहाँ बैठी थी, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो बैसाखी के सहारे चलती, उनकी बैसाखी रखी थी। पुलिस ने उनकी बैसाखी फेंक दी, उनको कुचलने की कोशिश करी, उनका हाथ मोड़ा गया। उसके बाद उनके साथ जो आंदोलित छात्र थे उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस पर हमने रिपोर्ट अलग से कर रखी है। उसके बाद होता है कि काफ़ी देर तक पुलिस और छात्रों के बीच विरोध बना रहता है, तानातनी होती रहती है, सवाल जवाब होते हैं। हालांकि छात्र नहीं मानते हैं और एक ऐसा मौका आता है कि छात्र बैरिकेड तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उसके बाद सारे छात्र अंदर जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी आरोप लगते हैं कि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करी है। कुछ लोगों ने, हालांकि हम बाइट्स भी दिखा देंगे आपको, कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनको लाठी मारी गई है। पुलिस का कहना है हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी, हम खाली रोकने की कोशिश कर रहे थे स्टूडेंट्स को कि उन्हें कुछ ना हो जाए, इस भगदड़ में उन्हें चोट ना लग जाए। तो ये आज की पुलिसिया कार्रवाई है। हालांकि जब से फैसला आया है पुलिस मुस्तैदी बढ़ गई है। यहाँ RAF का बस आ गया है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी बस यहाँ पे है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से DM और जो प्रयागराज कमिश्नर हैं वो यहाँ से गए हैं। पुलिस लगातार मुस्तैद है यहाँ पे, छात्र भी मुस्तैद हैं, छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आयोग के फरमान से छात्र संतुष्ट होकर आज रात घर वापस जाते हैं या यहीं पर चादर बिछाकर लेटने का प्लान है। इस बड़ी खबर में इतना ही। अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। गुस्से में तमतमाए नजर आ रहे ये हैं राजस्थान के टोंक के देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। हमने कल के ललन टॉप शो में बताया था कि इन्होंने पोलिंग बूथ पर तमाम पुलिस वालों के सामने SDM अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मार दिया। मीणा का आरोप था कि समरावता गांव में वोटिंग के दौरान SDM अमित चौधरी ने धांधली कराई। उनका आरोप था कि EVM मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह ठीक से नजर नहीं आ रहा था। इस मुद्दे पर नरेश मीणा की SDM अमित चौधरी से बहस हो गई। बहस के दौरान नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और SDM को थप्पड़ मार दिया। अब आज 14 नवंबर की दोपहर करीब 12 बजे समरावता गांव से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल लेकर के नरेश की गिरफ्तारी करने पहुंचे थे। नरेश ने सरेंडर करने से मना किया तो पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठा करके ले गई। सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। कर दो नहीं, सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा ना, सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांग पूरी हो, कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे। मेरी मांग है इस गांव को, आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान पर कर सकता हूँ,
तेरह नवंबर को इस थप्पड़ कांड के बाद समरावता गांव में बवाल शुरू हो गया। ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया, लेकिन मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो भड़क गए। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया और मीणा को छुड़ा करके ले गए। मीणा ने इस घटना पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। सारे घटनाक्रम की जिम्मेदार जिला कलेक्टर है। इस गांव ने बहिष्कार किया था चुनाव का बहिष्कार इस गांव ने किया था। इनकी मांग थी भाई हमें उनियारा उपखंड में थे, हमें हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया और उनियारा हमसे 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली हमसे 95 किलोमीटर पड़ता है, हमें वापस से उनियारा में जोड़ा जाए। बहिष्कार को लेकर हम बैठे थे। हमने गाँव की मांग थी भाई कलेक्टर यहाँ गाँव में आए। हमने कहा भाई कलेक्टर को बुलाओ, कई बार कहा, कलेक्टर नहीं आई। लगभग 11-12 बजे हमें ये सूचना लगी कि एसडीएम जो यहाँ पे है, जो भारतीय जनता पार्टी का कन्हैयालाल चौधरी के इशारों पर काम कर रहा है। 13 नवंबर को नरेश मीणा को छुड़वाए जाने के बाद गांव में बवाल शुरू हो गया। गुस्साई भीड़ ने 24 गाड़ियों और 48 बाइक्स में आग लगा दी, तमाम घरों में तोड़फोड़ की। अगले दिन यानी 14 नवंबर को जब फिर से नरेश को अरेस्ट किया गया तो फिर से हिंसा भड़की। गांव के पास से गुजरने वाले स्टेट हाईवे को भी ब्लॉक करने की कोशिश हुई। भीड़ ने पत्थरों को तोड़ कर पत्थरबाजी की। ट्रैक्टर और ट्रकों के पहियों को रोड पर रख कर के उसमें आग लगा दी गई। इस हिंसा में किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। यहाँ पे बढ़िया चल रहा था, लेकिन लोग वो खाना खाने लगे तो उधर से पुलिस आएगी हंगामा करते हुए, तो मारपीट करते हुए आएगी, तो कोई अचानक क्या कर सकता है। तो लोग बचाने के लिए घरों में घुस के तो घरों को तोड़ दे। देखो घरों की हालत, सब जगह घरों में घुस के लोगों को निकाल के ले गए। बेकसूर लोगों को ले गए उठा के यहाँ से, जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ देखने के लिए आए थे। सबको शौक रहता है देखने का। स्थानीय पत्रकारों ने भी बताया कि हिंसा कैसे भड़की। ईंधन के अंदर आग लगाई गई है, यहाँ मवेशी हैं, मकानों में यहाँ तोड़फोड़ की गई है। चारों तरफ से भी हम कहें तो कई जगह धुआं उठ रहा है, हर जगह वाहनों के जली हुई हम कहें तो अवशेष यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आईजी अजमेर ओम प्रकाश इस घटना के बाद रात ही टोंक पहुंच गए हैं और उनका ये माना जा रहा है कि वो भी अभी इस गांव का दौरा करेंगे। गांव के जिस तरह के नज़ारे हैं, मकानों में तोड़फोड़ के लोगों के आरोप हैं। देखिए इस घटना के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं और पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। रात तक यहाँ मतदान चला था, उसके बाद ये सारा यहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया था और उस खाने के इंतज़ाम से ठीक पहले इस तरह के ये हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि नरेश मीणा है कौन, जिनके अरेस्ट पर इस स्तर की हिंसा हुई, इस तरह का बवाल हुआ। नरेश मीणा 12 जिले के छबड़ा के रहने वाले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2002 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। साल 2003 में छात्र संघ महासचिव पद का चुनाव जीत करके उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा के शागिर्द वो माने जाते रहे। एक बार तो जयपुर में मीणा समाज की रैली के दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का खून से तिलक किया था। हालांकि बाद में किरोड़ी लाल मीणा से उनके वैचारिक मतभेद हुए और वो अलग रास्ते पर चल पड़े। खबरें बताती हैं कि नरेश मीणा सचिन पायलट के बड़े समर्थक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने छावड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने छावड़ा से टिकट देने से उन्हें इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना स्वीकार किया और उसके बाद वो उस चुनाव में हार गए। विवादित बयान भी वो देते नजर आए हैं। हालिया उपचुनाव में नरेश मीणा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किरोड़ी लाल मीणा की नसबंदी कर दी है और उन्हें नामर्द बना दिया है। 13 नवंबर को एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद जब धरने पर वो बैठे, तब समर्थकों से अपील की थी कि सभी साथी लठ, जैली, दंताली और फावड़ा लेकर के धरना स्थल पर पहुंचें। मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कई किस्म के अपराधों में भी उनके नाम शुमार है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 15 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इन्हीं नरेश मीणा की गिरफ्तारी की वजह से टोंक में हिंसा हुई। अब वहां 500 से ज़्यादा पुलिस और एसटीएफ जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। देखिए उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होगी।
पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि इस हिंसा में अब तक 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है, वो भी सुनिए। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। नरेश मीणा अभी गांव में पहुंचा है, यहाँ पर कल घटनाक्रम हुआ था और खुद की गिरफ्तारी करने के लिए क्या पुलिस इसको चेक करवाते हैं एक बार। कोई मेरे पास भी सूचना मिली है लेकिन इनको तो वेरीफाई करवा रहे हैं एक बार इसको। कल जो घटनाक्रम हुई उसमें कोई घायल हुआ पुलिसकर्मी है? इसमें लगभग 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें 2 गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी चुनावी राज्यों से पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाजी नगर और पनवेल में रैलियों को संबोधित करने पहुंचे हुए थे और महाविकास अघाड़ी पर उन्होंने जम करके हमला किया। साथियों, अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। महायुति की सरकार ने वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी मराठवाड़ा तक पहुंचाने का फैसला लिया है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नंदरबार और नांदेड़ में रैलियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर जमकर उन्होंने हमले किए। कि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की जनता की आत्मा इस किताब में है और कांग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब बात झारखंड की करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बोकारो में रैलियों को संबोधित करने पहुंचे और अपने भाषण में लाल सलाम वालों का उन्होंने जिक्र किया। धनबाद कोयले की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन वे यहां का कोयला, लेकिन यहां का जो कोयला है, यहां कोयला का जो मजदूर है, वह वामपंथियों का ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट जितने भी हैं, ये आपको संघर्ष का नारा लगवाएंगे, हड़ताल करवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करके माल कमाते हैं। मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है और लाल सलाम वाले माला माल बन जाते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर में लोकतंत्र के चोरों का जिक्र किया। इस चुनाव में
ढेर सारा यहाँ चिड़ीमार लोग पूरा देश से आकर के घूम रहा है। और ये लोकतंत्र चोर, विधायक चोर, सांसद चोर सब घूम रहा है, यहाँ पर मंडरा रहा है। उससे सचेत रहने के लिए, उससे बचने के लिए आपको हम आपके बीच में आए हैं कि सावधान रहिएगा। यहाँ पर पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लोग असम से लेकर के, यूपी से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक का मुख्यमंत्री, मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। वो तो छोड़िए, उसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। और एकमात्र इस आदिवासी नौजवान को ये लोग 5 साल से पकड़ते पकड़ते थका हुआ है और आज तक ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाए। अगली सुर्खी मणिपुर से है। आज केंद्र सरकार ने मणिपुर के मैतेई बहुल घाटी के 6 थाना क्षेत्रों में फिर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आफ्स्पा जिसको कहते हैं, वो लागू कर दिया है। आफ्स्पा के तहत किसी क्षेत्र को विवादित घोषित कर दिया जाता है और यहाँ तैनात केंद्रीय फोर्सेस को अधिक अधिकार मिल जाते हैं। किन थाना क्षेत्रों में आफ्स्पा लागू किया गया है फिर से? यह है इम्फाल पश्चिम जिले का सेकमाई और लमसांग, इम्फाल पूर्व जिले का लामलाई, जिरीबाम जिले का जिरीबाम, कांगपोकपी का लाइमाखोंग, विष्णुपुर का मोइरांग। ध्यान रहे कि मणिपुर के 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में आफ्स्पा लागू है। ये 19 क्षेत्र मणिपुर की घाटी वाले इलाके में मौजूद हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा करने की नौबत क्यों आई? आप जानते हैं कि मई 2023 से मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोगों और कुकी आदिवासियों के बीच हिंसा चल रही है। इस हिंसा में अब तक 220 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस हफ्ते 9-10 नवंबर की दरमियानी रात जिरीबाम इलाके में एक 31 वर्षीय मार जनजाति की महिला की मौत हो गई। फिर 11 नवंबर को जिरीबाम में सीआरपीएफ कैंप पर कथित रूप से हथियारबंद मार ग्राम स्वयंसेवियों ने हमला किया। सीआरपीएफ ने जवाब दिया। 11 हमलावरों की मौत हुई और 2 सीआरपीएफ के जवान इसमें घायल हुए। फिर 12 नवंबर को जिरीबाम में ही 2 मैतेई समुदाय के लोगों की लाश उनके घर से बरामद हुई। साथ ही पास मौजूद एक रिलीफ कैंप से 6 मैतेई महिलाओं को और बच्चों को अगवा कर लिया गया। मैतेई समुदाय ने इल्जाम लगाए कि कुकी और मार समुदाय के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को अगवा किया है। फिर घर वालों ने उन्हें छोड़ने की गुहार भी की। लेकिन जब जिरीबाम में ये सब हो रहा था, अन्य इलाके भी तनावग्रस्त थे। अपुष्ट खबरें आ रही थीं कि तमाम अन्य इलाकों में भी उग्रवादियों और हथियारबंद लोगों की मूवमेंट हो रही है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। जानकार बताते हैं कि इन स्थितियों को देखते हुए 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF की 20 कंपनियों को मणिपुर रवाना कर दिया और उसके बाद अब आफ्स्पा को लागू करने का आदेश आया है इन थाना क्षेत्रों में। आज का शो यहीं समाप्त करें, उसके पहले एक खास इंटरव्यू के बारे में आपको बताते हैं। लल्लन टॉप के राजनीतिक इंटरव्यू शो जमघट में इस बार के हमारे मेहमान हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। सौरभ द्विवेदी के साथ बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़कर वापस पार्टी ज्वाइन करने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ रिश्तों पर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर और सरना धर्म कोड पर बीजेपी के स्टैंड पर अपनी राय खुल करके बताई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जानने के लिए वो पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आप। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।